राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट जी हमारे साथ है। पायलट साहब, होया क्या पाया? पायलट जिस तरीके से अपनी बात उठा रहे थे, जनता से मिले हैं, जनता से क्या रिएक्शन? देखो, 11 मई को हमने इस यात्रा की शुरुआत करी, जन संघर्ष यात्रा, और एक दिन का समय हम लोगों को मिला, जो मैंने निर्णय लिया था 9 तारीख को। लेकिन अजमेर क्योंकि एक शिक्षा का एक सेंटर है, वहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, आरपीएससी है, और एक तरह से वहाँ वो केंद्रित रहता है शिक्षा, परीक्षा, नौकरियों को लेकर। तो वहाँ पर बहुत सारा मुझे लगा युवाओं के अंदर एक रोष था कि पारदर्शिता से काम हो नहीं पा रहा था। लगातार आरोप लगते थे भ्रष्टाचार के। अभी कटारा को अरेस्ट भी किया पुलिस ने। लेकिन सबका जो मूल कारण है वो करप्शन है, और करप्शन के खिलाफ हम जब विपक्ष में थे, हमने बहुत बढ़ चढ़ कर बातें रखी थी वसुंधरा जी के कार्यकाल में। और इतिहास गवाह है कि उसमें चाहे आदरणीय अशोक गहलोत जी हों, चाहे मैं हूँ, सब कांग्रेस नेताओं ने पानी पी पी कर, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पानी पी पी कर हम लोगों ने वसुंधरा जी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अब 5 साल तक हम ये कहते रहे, अब सरकार बन गई, 4.5 साल सरकार को हो गए, मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं। तो इतना समय बीतने के बाद मुझे लगा कि कुछ कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि क्या जनता के बीच आप जाएंगे 6 महीने के बाद चुनाव में, लोग पूछेंगे ना कि आपने बहुत आरोप रखे, एंड में क्या हुआ उसका। और मैंने आज नहीं कि मैं एकदम से सो के जग गया हूँ, मैंने 1.5 साल पहले चिट्ठियाँ लिखी मुख्यमंत्री जी को, आवेदन किया, और मैंने किसी को बताया नहीं इस बारे में, क्योंकि मैं चाहता था ये काम सरकार को करना था। लेकिन चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं आया, कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने दोबारा उनको रिमाइंड किया। अंत में फिर मैंने एक जयपुर में बैठकर एक दिन का अनशन भी किया इसी मुद्दे को लेकर, और वो अनशन भी मेरा वसुंधरा जी के करप्शन के खिलाफ था। जन संघर्ष यात्रा भी किसी के विरोध में नहीं है, ये किसी व्यक्ति, किसी नेता, किसी के विरोध में नहीं है, ये करप्शन के विरोध में है। और करप्शन मैं समझता हूँ दीमक की तरह नौजवानों के भविष्य को खा रहा है, खासकर राजस्थान में। तो इसलिए उसका जड़ से उसका निराकरण करना बहुत जरूरी है। जन संघर्ष यात्रा हम लोगों ने निकाली, और मुझे लगता है कि जो समर्थन देखा आप लोगों ने, वो मेरे को नहीं मिला है, वो समर्थन पब्लिक का मुद्दों को मिला है, जिन मुद्दों को हमने उठाया है। इसलिए ये कहना गलत होगा क्या खोया क्या पाया। राजनीति में पद, पोस्ट, सत्ता, विपक्ष ही आता जाता रहता है, लेकिन जिन बातों को हमने कहा, हमारी जबान का इकबाल होना चाहिए, लोगों को विश्वास होना चाहिए कि जो बोल रहे हैं वो करके दिखाएंगे। दुर्भाग्यवश अभी तक हुआ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों की आवाज़ सबको सुननी है, चाहे वो पार्टी हो, संगठन हो, नेता हो, सरकार हो। इसलिए जन संघर्ष यात्रा अच्छे परिणाम आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। करप्शन की बात आप कर रहे हैं, उधर मुख्यमंत्री भी करप्शन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विधायकों ने अगर 10 करोड़ 20 करोड़ अगर कुछ पैसा लिया तो वो मुझसे ले लें, जो अगर उनका बाकी था। आप भी करप्शन, वो भी करप्शन, दोनों एक दूसरे। तो मैंने स्टेटमेंट देखा, वो शायद कह रहे हैं कि वो कई सुनी बात थी, मुझे पता नहीं। तो मुझे लगता है गंभीर राजनीति में मुझे बहुत से लोग चुगली करने आते होंगे, किसी मेरे विरोधी के, मेरे प्रतिद्वंदी के खिलाफ। मुझे बहुत से आज आरोप मैं लगा सकता हूँ, 2000 करोड़ 10,000 करोड़ को खा गया। आरोपों का कोई मतलब नहीं है राजनीति में। आपको तो अपनी कथनी करने में फ़र्क नहीं दिखाना पड़ेगा, और अपने एक्शन से लोग आपको जाने जाते हैं। वसुंधरा जी की सरकार में जो आरोप लगे, खान घोटाला, बजरी घोटाला, भू माफिया, खान माफिया, वो तमाम आरोप लगे, हम सब ने लगाए, लेकिन कार्रवाई कुछ हुई नहीं। और आज ये बोल देना कि उसमें कुछ लिटिगेशन है, या हमने तो ट्रांसपेरेंट जांच की मांग करी है ना। मैं तो नहीं कह रहा हूँ किसी का दोषी करार दे दो, लेकिन जांच भी आप नहीं करो, और फिर चुनाव में जब लोग पूछेंगे हमसे आपने क्या किया। और कर्नाटक में हमने क्या किया, बोमई सरकार को कटघरे में खड़ा किया, ये बोल के कि 40% कमीशन सरकार है। लोगों ने चार्ज को स्वीकार किया, भारी बहुमत कांग्रेस को मिला, इसी बल पे तो मिला है। अब सरकार हमारी बनेगी कर्नाटक में। अगर हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे उन सब तमाम नेताओं के ऊपर, बोमई जी की सरकार के, तो फिर अगली बार हम वहाँ क्या मुँह लेके जाएंगे मतदाताओं के बीच में। ठीक कोई मुद्दा मैं भी उठा रहा हूँ, और मुझे लगता है लोगों को हमारी बात जो कह रहे हैं, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, और सरकार को भी इसी बात को सुनना चाहिए। तो 2 दिन पहले हम सुन रहे थे, रंधावा जी कह रहे थे कि रिपोर्ट जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि वो छोटे भाई हैं, और जिस तरीके से कर्नाटक और हिमाचल में हमने मिलकर चुनाव लड़ा, चुनाव जीता, ऐसा ही राजस्थान में करना पड़ेगा। देखिए, रंधावा जी प्रभारी हैं, अभी कुछ महीने प्रभारी बने हैं, और मेरे उनसे बड़े अच्छे संबंध हैं। वो बहुत एक नेक इंसान हैं, और पंजाब के बिल्कुल दमदार नेता हैं। लेकिन बात व्यक्तिगत संबंधों की है ही नहीं। ये यात्रा किसी के विरोध में थोड़ा मैं कर रहा हूँ, और ना मैं किसी से कुछ कह रहा हूँ, ना मैं आरोप लगा रहा हूँ। बल्कि जब मैं करप्शन का मुद्दा उठाता हूँ, मुझे भी आरोप लग जाते हैं, और हर तरह के आरोप लगते हैं मेरे पे, मेरे साथियों पे, मेरे सहयोगियों पे। और मुझे लगता है कि इससे भी कोई निचले स्तर का आरोप, वो भी मैं झेलने को तैयार हूँ। लेकिन हमें पब्लिक में जाने से पहले अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा कि जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं। विश्वसनीयता राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ। सर, यात्रा अब आपने निकाल ली है, लेकिन जो मुख्य बात होगी वो तो आलाकमान से करनी होगी। क्या आपकी आलाकमान से इस बारे में, ये जो भ्रष्टाचार की इशू है, इन पर चर्चा? जी, जो कार्रवाई करनी है वो पार्टी को थोड़ा ना करनी है, सरकार को करनी है।
इसमें एआईसीसी क्या कर सकती है मुझे बताइए आप। सरकार का करना है, ऑर्डर सरकार इशू करती है, जहाँ सरकार बैठाती है, डिपार्टमेंट, विभाग, विजिलेंस, इंटेलिजेंस सब सरकार के हाथ में होता है। और माकन साहब जो हमारे प्रभारी रहे उस समय, उनको सारी जानकारी मैं लेता था, संज्ञान सबको पता है, लेकिन कार्रवाई तो सरकार को करनी है। इसलिए मेरा आग्रह मुख्यमंत्री जी से भी है, क्योंकि वही गृह मंत्री हैं, वही वित्त मंत्री हैं, और ये आरोप उन्होंने भी लगाए थे, मैंने अकेले नहीं लगाए थे, सदन के अंदर लगाए थे। करोड़ों रुपए का लेन देन होता है प्रति माह, प्रति वर्ष नहीं, प्रति माह, ये बात बोली सदन के अंदर। तो उस पर हमने कहाँ जांच बैठाई अब तक, क्या हुआ उसका? तो मैं नहीं पूछूंगा, पब्लिक तो पूछेगी ना जब वोट लेने जाएंगे। और देखो, जब विपक्ष में हमारी पार्टी होती है तो अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी मुखिया की होती है। मैं अध्यक्ष रहा 6-7 साल, चुनाव लड़े तो मेरी जिम्मेदारी थी, मैं सबके हाथ जोड़ जोड़ के सबको साथ लेकर चला ताकि हम सरकार बना सकें। जब सरकार में हम होते हैं तो प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अब वसुंधरा जी की सरकार जब हारी तो दोष प्रणामी जी को मिला, वसुंधरा जी को मिला, क्योंकि वो चेहरा मुख्यमंत्री होता है। और हर बार हमारी सरकार बनती है, हम अच्छा काम करते हैं, घोषणा करते हैं, बजट लेके आते हैं, स्कीम्स लाते हैं, लेकिन परिणाम आता है कि हम 200 में से 50 पे अटक गए, 20 पे अटक गए, तो वोट तो नहीं मिल रहा ना हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना पड़ेगा, क्या कारण है। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी को बहुत बड़ी ताकत राजस्थान में, ये भ्रम है, इतना विरोधाभास है, बिखरे हुए हैं महत्वाकांक्षी हैं आपस में, सिर्फ पड़े हैं सोच के कि अपने आप वोट मिल जाएगा, ऐसा होता नहीं है। इसलिए हम लोगों को जनता के बीच में अपनी साख को कायम रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। सर, आपने यात्रा अब निकाल ली है, अनशन आपने कर लिया है, क्या आपको लगता है अब कोई कार्रवाई होगी? और सचिन पायलट का अब आगे का मूव क्या होगा? क्योंकि हर कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है, क्या सचिन पायलट कोई नया रास्ता भी चुन सकते हैं? कोई बात मैं अपनी कर ही नहीं रहा हूँ, ना मैंने अपने लिए कुछ मांगा है, ना मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम जिस सिद्धांत पर, जिस नैतिक मूल्यों पर राजनीति कर रहे हैं, जिन बातों को हमने कहा है पब्लिक डोमेन में, उस पर हमें खरा उतरना चाहिए। बाकी पद, पोस्ट, पक्ष विपक्ष, हार जीत, सत्ता, ये चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं राजनीति में। लेकिन पब्लिक के अंदर हमारी जो विचारधारा है उसको बनाए रखना है, विश्वसनीयता कायम रखनी है, तो एक्शन तो लेने पड़ेंगे। और मैं फिर कहता हूँ, प्रतिशोध नहीं है, बदला नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं करना, लेकिन जांच तो हो, दूध का दूध पानी का पानी हो। और ये जो सफाई देने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, मुझे ज़रूरत क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये दूध और पानी, और मैंने सिर्फ 10 बार बात की, 15 बार बात की, मैंने तो कभी मिलीभगत का शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया है। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप अपनी जांच करो जो सरकार को करनी चाहिए। अभी कहा जा रहा है कि साहब ने कोई पुरुष है, कोई महिला है, लेकिन जो प्रदेश का मुखिया होता है वो कोई जाति या कोई लिंग या धर्म का नहीं है, वो संस्था है, उसको तो निष्पक्षता से काम करना पड़ेगा, धर्म निभाना पड़ेगा, राजधर्म निभाना पड़ेगा। ये बोल देना कि मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये बचाव का जो बहाना है, मैं इसमें कोई दम नहीं है। एक सर अंतिम सवाल है सर, शांति धारीवाल जी जिस तरीके से अपने स्टेटमेंट जारी करते हैं, मदेरणा परिवार सीधा एग्रेसिव हो जाता है उनके ऊपर, आप अपनी बात रखते हैं, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं, और भी ऐसे नेता हैं जिनकी नाराजगी है, लेकिन बात किसी की भी नहीं सुनी जाती और शांति धारीवाल हर बार। आप इशू को कंफ्यूज कर रहे हैं, किसी नेता की बात सुनी जा रही है, कोई नेता नाराज है, किसी ने क्या स्टेटमेंट दे दिया, वो मुद्दा नहीं है। राजनीति, संगठन, पार्टी में हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हर पार्टी में होता रहता है, वो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि 7.5-8 करोड़ राजस्थान के लोग हैं, उनको कुछ कहकर हम सत्ता में आए थे, उस वादों का हमारी जबान का इकबाल खत्म हो रहा है क्या, ये तो हमें अपने आप में सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक आदरणीय धारीवाल जी की बात है, वो तो बहुत अनुभवी और बहुत दशकों से राजनीति करते आए हैं, और वो नवल जी के भी करीब रहे हैं, जोशी जी के भी करीब रहे हैं, मेरे भी बहुत करीब उन्होंने काम किया है, उनको हर उनके संकट के समय में हम लोगों ने उनकी पूरी मदद करी है। एक समय ऐसा आया था जब बहुत पॉलिटिकली वो दबाव में थे, तब भी हमने, और उम्र भी काफ़ी है उनके, बहुत अनुभवी नेता हैं और अच्छे वक्ता भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये 98 की बात को कर कर जिन लोगों ने उस समय नई पीढ़ी के लिए जगह दी, ये तो नेताओं का उस समय का बड़प्पन था ना, चाहे वो मिर्जा परिवार है, चाहे मदेरणा जी हों, चाहे नवल किशोर जी हों। उस समय जब उन्होंने सोनिया गांधी जी की बात को माना और नई पीढ़ी के अशोक जी उस समय थे, 47 साल के थे, उस समय उनकी जगह दी, उस समय आला कमान का डिक्टेट और एक लाइन का प्रस्ताव सबको बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उस समय के नेताओं को आज ये कहना, वो तो उनका बड़प्पन था, अगर वो अड़ जाते सारे नेता उस टाइम तो कैसे बात आगे बढ़ती। तो उस समय जो उन्होंने किया उन नेताओं ने, वो पार्टी डिसिप्लिन था। वो किसी को नीचा दिखाने की आज बात करते हैं तो उनका आज वैसे जो दुनिया में नहीं है उनको इस तरह बेइज्जत करना, मैं मानता हूँ राजनीति में ठीक नहीं है, क्योंकि इतने साल पुराने उन्होंने जो त्याग दिया, एक तरह से अपना क्लेम वापस छोड़ा अशोक गहलोत जी के पक्ष में, वो तो एक अच्छी बात थी कांग्रेस की नीति में। लेकिन जब 25 सितंबर को वही सोनिया गांधी, वही कांग्रेस अध्यक्ष उसी एक लाइन का प्रस्ताव पारित करने के लिए मीटिंग बुलाती हैं, वो मीटिंग ही नहीं हो पाती, विद्रोह होता है, सोनिया जी की कांग्रेस पार्टी आला कमान की बेइज्जती होती है एक तरह से, और आज तक हुआ ही नहीं कांग्रेस के इतिहास में, 125 साल हो गए, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है।
तो वो लोग जो लाइन लंबी करने की बात करते हैं, वो लोग जो गुटबाजी की बात करते हैं, वो लोग जो अनुशासन की बात करते हैं, मान मर्यादा की बात करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि दो मापदंड नहीं हो सकते ना, डिसिप्लिन के, अनुशासन के, विचारधारा के। जब आपको सूट करता है तो वो मापदंड ऐसे हैं, जब नहीं करता तो वैसे हैं। तो ये बात लोगों को बहुत इसमें सोचना चाहिए कुछ कहने से पहले। सरकार रिपीट का फॉर्मूला क्या था? मैंने बता रहा हूँ, ये क्रम जो है ना 25 साल का, बीजेपी कांग्रेस, इसकी जो नींव है उस पर अटैक करना पड़ेगा ना, क्यों होता है। मैंने अपने सुझाव दिए हैं और ये जो मैंने सुझाव दिए हैं वो मेरे पार्टी के बीच में है, लेकिन जो कमेटी बनी है आईसीसी के माध्यम से, 3 मेंबर कमेटी, वेणुगोपाल जी, अहमद पटेल जी और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की कमेटी, उसमें एक पूरा रोड मैप तैयार हुआ, खाका तैयार हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया 2-2.5 साल, ऐसा नहीं है। लेकिन अब जब उस पर अमल करने की बात आती है तो द्विपक्षीय अमल होता है ना हर चीज़ के ऊपर, तो वो होना चाहिए ताकि हम ये क्रम तोड़ पाएँ। जैसे मैंने पहले कहा, भाजपा का तो यहाँ कोई इशू ही नहीं है, वो तो सिर्फ गलतफहमी में घूम रहे हैं कि सरकार बन जाएगी। जैसे कर्नाटक में बीजेपी बुरी तरह हारी, बस यहाँ पे भी हारेगी। सचिन पायलट है, साफ तौर पर एक बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजस्थान में सरकार रिपीट करने का फॉर्मूला यही है कि पब्लिक के साथ कांटेक्ट करना होगा और पब्लिक से दूरी अगर सरकार की बनेगी, संगठन की बनेगी, तो ये पार्टी के लिए कहीं भी हितकारी नहीं रहेगा। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए